हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हैकर में सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास जो चल रही है वो इंडियन पॉलिटी चल रही है। भारतीय राज्य व्यवस्था को हम कवर कर रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी की हमारी 6 क्लास हो चुकी हैं, 6 लेक्चर हो चुके हैं और आज हमारा 7वां लेक्चर है। जैसा कि प्रत्येक क्लास में मुझे ये बताना भी पड़ रहा है कि मेरा जो पुराना चैनल था उदय क्लासेस वो हैक हो चुका है। उस वजह से उस पर मेरी कोई भी लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। सारी की सारी जो मेरी क्लास हैं वो अब इसी चैनल पर हुआ करेंगे। और मेरा आपसे एक ही बात के लिए कहना है कि चैनल को इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाइए जिससे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सकें और मैं लाइव आपके सामने आ सकूं। जब तक मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब की कंडीशन के मुताबिक जब तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते हैं तब तक लाइव किसी भी चैनल पर नहीं जाया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको क्लास चाहिए, मेरी सभी सब्जेक्ट के लिए क्लास चाहिए, तो आप फटाफट से चैनल को तेज़ी से आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए। जितनी भी सोशल साइट्स हैं उन सब पर चैनल को शेयर कीजिए। जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं, उन सब तक एग्ज़ाम हैकर चैनल जो है वो पहुंचना चाहिए, जिससे हर बच्चे की पढ़ाई की इच्छाओं की पूर्ति हो सके। तो हम इंडियन पॉलिटी को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में हमारे लेक्चर हो चुके हैं अब तक 6, और ये आज हमारी क्लास जो है वो 7 नंबर की क्लास है। और सारा का सारा, जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं कि सब कुछ हम जो है वो सीक्वेंस में ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल मैंने एक तरीके से बेसिक स्तर से इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट किया है और आपको सारी की सारी क्लास जो हैं इकट्ठा एक साथ प्लेलिस्ट में जा कर के मिल ही जाएंगी। जो लोग नए हैं, जो मेरे पुराने चैनल पर नहीं थे उदय क्लासेस पर, जो केवल इसी चैनल पर हैं, तो उनको मैं बता दूं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो, हालांकि आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा, बाद बाकी मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो केवल यही रहता है कि मैं आपको लीनियर कभी भी नहीं पढ़ाई कराता हूँ। पूरा बेसिक से लेकर के जितना भी स्टैंडर्ड बन सकता है उस स्टैंडर्ड तक मैं ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो जो लोग नए हैं उनको तो मेरे बारे में नहीं पता है, लेकिन जो पुराने चैनल पर थे उदय क्लासेस पर, वो सभी इस बात को जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिना कोई देरी किए हुए करते हैं हम शुरुआत इंडियन पॉलिटी। लेक्चर नंबर हमारा 7 है। और कल की क्लास में या इससे पहले की क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास जो वो पूरा कंप्लीट कर चुके थे। और ये मैं घोषणा कर चुका था क्लास नंबर 6 के लास्ट में कि आपका भारत का संवैधानिक विकास जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसकी एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ कि लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल प्रस्तुत किया गया था, जो 18 जून 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट से दोनों सदनों में पास होने के बाद में 18 जून 1947 को पारित किया गया और भारत में एक एक्ट बनकर के आया, जिसे जाना जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से। जिसके तहत 2 प्लान भेजे गए थे। एक माउंटबेटन प्लान, जिसके तहत इंडिया और पाक को अलग अलग किया गया था, और एक भेजा गया था डिकी बर्ड प्लान, जिसके अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सीट थी उनका बंटवारा किया गया था, जिसमें से टोटल सीटों की संख्या 389 थी, जिसमें से भारत को 299 सीट दी गई थी और पाकिस्तान को दी गई थी 90 सीट। और भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट बनाए गए वो मोहम्मद अली जिन्ना बनाए गए। और इसी के बाद आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी गई और ये बोल दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा कि जब तक भारत का संविधान और पाकिस्तान का संविधान बनकर के तैयार नहीं होता है तब तक हम 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का प्रयोग करेंगे। और जब तक भारत का संविधान बनकर के तैयार नहीं हुआ
तब तक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही भारत में लागू किया गया। इसी वजह से मैंने आपको पिछली क्लासों में भी ये बताया था कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम जो है वो बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारतीय संविधान का लगभग 80% भाग जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है। तो हमारा कंप्लीट हो चुका था पिछली क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। और आज की क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी वो स्टार्ट ही कहाँ से होगी? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का निर्माण। तो यहाँ से अब संविधान का निर्माण स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे ही किसको? तो प्यारे बच्चों, संविधान के निर्माण को। तो संविधान के निर्माण की गाथा स्टार्ट होती है कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा नेक्स्ट मीटिंग बुलाई जाती है, जो कि 29 अगस्त 1947 को बुलाई जाती है। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की उस मीटिंग में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है, प्रारूप समिति बना करके तैयार की जाती है। और ये प्रारूप समिति जो बना करके तैयार की जाती है, इसमें टोटल मेंबर्स की संख्या जो होती है वो 7 होती है, जिसके चेयरमैन बनाए जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी वजह से फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के पिता ही किसको बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो नेक्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की अगली बैठक। तो प्यारे बच्चों, संविधान सभा की अगली बैठक जो बुलाई जाती है वो 29 अगस्त 1947 को बुलाई जाती है। और 29 अगस्त 1947 को ही इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगली बैठक में प्रारूप समिति बनाकर के तैयार की जाती है, क्योंकि ये बात आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन हुआ था, यानी जो संविधान सभा का गठन हुआ था, उसका काम ही क्या था? उसका काम ही आप अच्छे तरीके से जानते हैं, संविधान का निर्माण करना। और जब संविधान का निर्माण करना उसका काम था, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बनकर के तैयार होता है कि आखिरकार हमारे देश की जो राज्य व्यवस्था है उसको चलाने का तरीका क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा। इसी वजह से इस 29 अगस्त 1947 की जो बैठक हुई, इसमें सबसे पहले संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी को तैयार किया गया, प्रारूप समिति को। तो यहाँ पर इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी को तैयार किया गया, अर्थात प्रारूप समिति को बना करके तैयार किया गया। और ये प्रारूप समिति में जो टोटल मेंबर्स की संख्या थी वो टोटल 7 मेंबर्स थे। प्रारूप समिति का मतलब प्यारे भाइयों, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार भारत में राज करने की व्यवस्था के लिए जो हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं उसका मॉडल क्या होगा, उसका प्रारूप जो है वो क्या होगा। इसी को हम अपने आप में क्या कहेंगे? प्रारूप समिति कहेंगे, जिसमें टोटल मेंबरों की संख्या जो थी वो 7 थी। लेकिन इन 7 मेंबर में से अगर हम बात करते हैं कि चेयरमैन के बारे में, अगर हम अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो अध्यक्ष किसको चुना गया? तो एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्यों चुना गया प्यारे भाइयों? तो अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि जितने भी 7 के 7 मेंबर थे उन सब में से सबसे ज़्यादा ही पढ़े लिखे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनकर के तैयार होता है कि बताइए भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कब एंट्री किया था?
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान में एंट्री किया था। तो इसका मतलब यहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एंट्री कब हुई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एंट्री 29 अगस्त 1947 की मीटिंग में, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी बना करके तैयार की गई थी, उसमें एंट्री हुई थी पहली बार। इसी वजह से इनको अध्यक्ष बनाया गया, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसी वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कहने का मतलब भारतीय संविधान का पिता। बाद की बात आती है कि इस प्रारूप समिति को जो बना करके तैयार किया गया, इनमें और जो 6 मेंबर थे वो कौन कौन थे, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। अदर जो 6 मेंबर थे उनमें से पहले डीपी खेतान, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान के निर्माण के समय काल में ही इनकी डेथ हो गई थी, ये मारे गए थे। तो इनकी जगह को लेने के लिए आए थे टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से प्यारे भाइयों बनता है कि जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, जो मेंबर्स थे जिनकी कि संविधान के निर्माण के दौरान मौत हो गई थी, वो कौन थे, तो आप ध्यान रखेंगे डीपी खेतान। और यहीं से ये क्वेश्चन भी बनता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति बनाते समय डीपी खेतान की जगह किसने ली थी, तो आप ध्यान रखेंगे टीटी कृष्णमाचारी ने ली थी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बेहद इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके बाद में दूसरा नाम कौन था, तो आप ध्यान रखेंगे बीएल मित्तर। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि बीएल मित्तर की यहाँ पर बहस हो गई थी किससे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, तो इन्होंने दोनों में मतभेद हो गया था। इसी वजह से जिस समय प्रारूप समिति बना करके तैयार की जा रही थी, तो उसी समय बीएल मित्तर जो है वह त्यागपत्र दे करके चले गए थे इस समिति से, और इनकी जगह आकर के किसने ली थी, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे माधव राव ने इनका स्थान आकर के लिया था। तो 2 नाम बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक डीपी खेतान और एक बीएल मित्तर, क्योंकि ये बीच से ही चले गए थे, इनकी डेथ हो गई थी और ये विवाद हो गया था इनका किससे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। इस वजह से ये छोड़ करके चले गए थे और इनकी जगह किसने ली थी, माधव राव ने। नेक्स्ट तीसरा नाम आप ध्यान रखेंगे केएम मुंशी। नेक्स्ट चौथा नाम जो था वो मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे नंबर 5 गोपाल स्वामी आयंगर। नेक्स्ट जो छठे थे सदस्य वो कौन थे, कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये 7 जो मेंबर्स थे वो ये थे, जिनमें से चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का पिता बोला जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रारूप समिति बना करके तैयार की गई थी, इसके अलावा भी बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था अलग अलग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए। उन सभी समितियों को तो मैं आपको नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं किताब छापने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बस मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है वही आपके सामने पेश किया जाए। तो ये सारे के सारे नाम थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं रफ करता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ से आप थोड़ा सा एफर्ट ये भी लगा करके देखा करो कि जब यहाँ पर प्रारूप समिति को बना करके तैयार किया गया, तो प्रारूप समिति में तो केवल बात यही होगी कि हमारे संविधान का जो प्रारूप होगा वो क्या होगा। प्रारूप के बाद में और समितियों का गठन किया जाएगा कि इस प्रारूप पर काम करने के लिए और कौन सी समिति होगी, इस प्रारूप पर काम करने के लिए और कौन सी समिति होगी। तो यहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि आखिरकार इसके बाद संविधान के निर्माण में और क्या होगा।
तो आपको ये खुद सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जब ड्राफ्टिंग कमेटी जब उस संविधान का प्रारूप बना करके तैयार किया जा रहा था तो वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया जाएगा, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हैं उन सभी के सभी को मैं आपके सामने बड़ी बड़ी समितियों के नाम लिखाई देता हूँ कि और जो अदर समिति थी वो कौन कौन सी थी। ठीक है, तो उनको आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे, जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनती है उनको आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे अदर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अदर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। इम्पोर्टेंट को मैं करा दूंगा कि कौन कौन सी और समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा की समितियां आप हेडिंग डालेंगे हिंदी वाले। प्रत्येक नंबर डाल करके नोट करेंगे। नंबर 1 पर लिखेंगे संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति नोट करेंगे। साथ साथ के इसके अध्यक्ष कौन थे तो आप ध्यान रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट दूसरी समिति जो थी वो थी प्रांतीय या संघीय संविधान समिति कर लेना, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे तो आप नोट करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद नेक्स्ट प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे तो आप ध्यान रखेंगे इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट ये तो मैंने अभी अभी बताई प्रारूप समिति, अध्यक्ष कौन थे तो आप ध्यान रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट नंबर 5 मौलिक अधिकारों एवं मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे तो आप ध्यान रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, परामर्श समिति जो बनाकर के तैयार की गई जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसके अंतर्गत भी अगर हम बात करते हैं तो 5 उप समिति का गठन किया गया। इसके अंतर्गत जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के उसमें से 5 उप समिति भी निकल करके तैयार हुई थी, जिनमें से नंबर A आप डालेंगे मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार
उपसमिति पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जेवी कृपलानी, जेवी कृपलानी। नेक्स्ट इस 5 उपसमिति में से नेक्स्ट अल्पसंख्यक उपसमिति, अल्पसंख्यक उपसमिति पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप ध्यान रखेंगे H.C. मुखर्जी। और H.C. मुखर्जी का पूरा नाम है हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट नंबर C, उत्तर पूर्व प्रांतीय जनजाति समिति, उत्तर पूर्व प्रांतीय जनजाति समिति। जनजाति समिति पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, गोपीनाथ बोरदोलोई, गोपीनाथ बोरदोलोई। और गोपीनाथ बोरदोलोई के बारे में आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक बात कि फर्स्ट सीएम ऑफ असम, ये असम के पहले सीएम थे, फर्स्ट सीएम ऑफ असम। और ये भी बात आप ध्यान रखेंगे कि इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है, तो इस वजह से नाम इम्पोर्टेंट है, इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर D, इसमें सिंचित क्षेत्र को छोड़कर उपसमिति, इसमें सिंचित क्षेत्र को छोड़कर उपसमिति, यानी यहाँ पर आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हो, सिंचित क्षेत्र का मतलब होता है जो इरिगेशन एरिया होता है, जो सिंचाई का क्षेत्र होता है, उसको छोड़ करके उपसमिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे A.V. ठक्कर, जिसके अध्यक्ष थे A.V. ठक्कर। इसके बाद नेक्स्ट E, उत्तर पश्चिम प्रांत उपसमिति, उत्तर पश्चिम प्रांत उपसमिति। इसके अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाता है तो नॉन एप्लीकेबल, इनका अध्यक्ष, इस समिति का अध्यक्ष कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर नंबर 5 जो समिति थी, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति जो थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन इसके अंतर्गत 5 उपसमिति थी। मौलिक अधिकार उपसमिति, जिसके अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। नंबर 2 पर थी अल्पसंख्यक उपसमिति, जिसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी या हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट उत्तर पूर्व प्रांतीय जनजाति समिति, जिसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बोरदोलोई। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि गोपीनाथ बोरदोलोई जो है वो फर्स्ट सीएम ऑफ असम थे और इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। इसमें सिंचित क्षेत्र को छोड़कर उपसमिति A.V. ठक्कर। उत्तर पश्चिम प्रांत उपसमिति नॉन एप्लीकेबल, यानी कहने का मतलब इसका अध्यक्ष कोई भी नहीं था, सब अपने आप में व्यक्ति जो थे वो एक तरीके से अध्यक्ष थे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। अगर नोट कर लिया है तो एक बार स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो 5 समिति आपकी हो गई हैं। छठी समिति नेक्स्ट डालेंगे। नंबर 6 प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट नंबर 7 राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति।
पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट नंबर 8, संचालन समिति। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी समितियां थी जो बना करके तैयार की गई, बेहद इम्पोर्टेंट जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको नोट करा दी है। तो 8 कमेटियों का, महत्वपूर्ण कमेटियों का गठन किया गया। इसके बाद में अब आपके दिमाग में एक और बात क्लिक यहाँ पर कर रही होगी कि जब संविधान सभा बनकर के तैयार हो गई, समितियों का गठन हो गया, लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने आपको ये जो प्रारूप समिति बताई थी, इस प्रारूप समिति का दूसरा नाम जो है वो पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है, और एग्जाम में कई बार ये पांडुलेखन नाम समिति से ही पूछी गई है। तो पांडुलेखन समिति को ही बोला जाता है कौन सी, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति बात एक ही है। पूछा जाए पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो नॉर्मल सी बात है, जब ये सारी की सारी समितियों का गठन हो गया तो यहाँ से आगे के लिए क्या होगा कि जो संविधान सभा होगी, उस संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा, और जब निर्माण किया जाएगा तो निर्माण करने में होगा ही क्या कि संविधान सभा में जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी के क्या होंगे, सेशन होंगे, यानी सत्र होंगे। तो ये बात प्यारे बच्चों आपको पता होनी चाहिए कि जब हम सीक्वेंस में इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो अब यहाँ पर आपके बात दिमाग में ये क्लिक करनी चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। जो अब तक हमने पढ़ लिया, इसके बाद क्या होगा, तो समिति भी बन गई। अब समिति बनने के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान सभा है, अब उसके क्या होंगे, सेशन होंगे, अर्थात क्या होंगे, सत्र होंगे। तो वो इम्पोर्टेंट सत्र मैं आपको कराए देता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हालांकि आपको ये तो पता ही है अच्छे तरीके से कि टोटल संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जिसमें लगभग 70 देशों के संविधान को पढ़ा गया, और 114 दिन सेशन हुए, और 114 दिन में 166 सेशन हुए थे, 166 सत्र हुए थे, और 166 सत्र 114 दिन में हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में कभी कभी 2 सत्र और एक दिन में कभी कभी 3 सत्र भी हुए। तो यहाँ पर उन सभी के सभी 166 सेशन को तो मैं नहीं लिखा सकता हूँ, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण सेशन हैं उनको मैं आपको ज़रूर नोट कराऊंगा, और आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डालेंगे आप सेशन, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सत्र, ठीक है। इसके बाद डालेंगे आप ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन का मतलब आप समझ सकते हैं अवधि। और इसके बाद आगे के लिए डालेंगे वर्क, आखिरकार किसमें क्या हुआ, यानी कहने का मतलब कार्य। और यहाँ पर टेबल बनाएंगे आप सबसे पहले प्यारे भाइयों। तो ये टेबल बनाएंगे, जल्दी से टेबल बनाइए और यहाँ पर नोट कीजिए, क्योंकि 166 के 166 सेशन को मैं नहीं लिखा सकता हूँ यहाँ पर। बाद बाकी जो महत्वपूर्ण सेशन हुए, जिनमें महत्वपूर्ण कार्य हुए, उनको मैं आपको ज़रूर नोट कराए देता हूँ। तो फटाफट से टेबल बनाइए, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यहाँ तक क्लास कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्लासों में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम सत्र के बारे में। प्रथम सत्र जो हुआ वो 9 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक चला। 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला।
इसमें हुआ क्या प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया है, अर्थात कहने का मतलब उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव बना करके तैयार किया गया। इसके बाद आप डालेंगे द्वितीय सत्र। अगर द्वितीय सत्र के बारे में बात करते हैं तो 20 से 25 जनवरी 1947, ये सत्र जो चला 20 से 25 जनवरी 1947 तक चला। इसमें जो कार्य हुआ वो क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव पास तथा समितियों का गठन, तथा समितियों का गठन इसमें किया गया दूसरे सेशन में। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे तृतीय सत्र। तृतीय सत्र में क्या हुआ, कब से कब तक, 28 अप्रैल से 2 मई 1947, 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक ये सेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था, समितियों ने अपने प्रतिवेदन पेश किए। देखिए आवेदन और प्रतिवेदन में अंतर होता है, यहाँ पर वर्डों का ही खेल बहुत बड़ा होता है। आवेदन का मतलब तो एक तरफा मुकाबला होता है, लेकिन प्रतिवेदन जो होता है कि अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए जो आवेदन किया जाता है एक तरीके से उसी को प्रतिवेदन कहते हैं। यानी कहने का मतलब प्रत का मतलब होता है विरोध, यानी जो चीज़ तुमको पसंद नहीं आई उसकी पेशकश जिसने उसको पेश किया उसके सामने करना ही प्रतिवेदन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चौथा सत्र। चौथा सत्र 14 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 1947 तक, 14 से 31 जुलाई 1947 तक चला। इसमें जो हुआ, इसमें राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया, और जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे ये बात। इसके बाद नेक्स्ट पाँचवा सत्र। प्यारे बच्चों, पाँचवा सत्र 14 से 30 अगस्त 1947, 14 से 30 अगस्त 1947। इसमें संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न घोषित। और देखिए सोवरन को ही मैंने पिछली क्लास में बताया प्रभुत्व कहते हैं, और प्रभुत्व का मतलब वो क्या होता है, जिस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई भी प्रभाव न हो उसको क्या बोला जाता है, प्रभुत्व या सोवरन बोला जाता है। ठीक है, छठा सत्र नेक्स्ट डालेंगे। छठा सत्र जो प्यारे बच्चों चला वो 27 जनवरी 1948 से लेकर के, चलिए इसकी डेट मुझको ध्यान नहीं है, लेकिन 27 जनवरी 1947 को ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन समाप्त कब हुआ था वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। 27 जनवरी 1947 को स्टार्ट हुआ था, लेकिन चला कब, 27 जनवरी 1947 नहीं 1948, 27 जनवरी 1948 को स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये बता दूंगा मैं अगली क्लास में कि ये कब तक चला था। ठीक है, इस 27 जनवरी 1948 को जो छठा सत्र स्टार्ट हुआ था, इसमें प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप पेश किया। ओके, बता दूंगा, ये हर बात हर समय याद भी नहीं रहती है। सातवां सत्र नेक्स्ट डालेंगे। सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी
1949। इसमें जो हुआ, इसमें संविधान का प्रथम वाचन हुआ, संविधान को पहली बार पढ़ा गया, संविधान का प्रथम वाचन। नेक्स्ट 8वां सत्र 16 मई से लेकर के 16 जून 1949, 16 मई से लेकर के 16 जून 1949 तक चला। इसमें राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता स्वीकार की गई, अर्थात कॉमनवेल्थ की अध्यक्षता को स्वीकार किया गया 8वें सत्र में। नेक्स्ट 9वां सत्र 30 जून से लेकर के 18 सितंबर 1949, 30 जून से लेकर के 18 सितंबर 1949 संविधान के हिंदी अनुवाद का प्रस्ताव रखा गया। इसमें संविधान के हिंदी अनुवाद का प्रस्ताव, देखना फ्रेम में आ रहा है, यहाँ तक फ्रेम में आ रहा है क्या, देखना। चलिए नेक्स्ट 90 के बाद में आप लिखेंगे 10वां सत्र। 10वें सत्र में जो प्यारे बच्चे 6 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949, 6 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इसमें क्या हुआ, संविधान का द्वितीय वाचन, संविधान को दोबारा पढ़ा गया, संविधान का द्वितीय वाचन हुआ इसमें, अर्थात संविधान को दोबारा पढ़ा गया। नेक्स्ट 11वां सत्र, जो 11वां सत्र हुआ वो 14 से लेकर के 26 नवंबर 1949, 14 से लेकर के 26 नवंबर 1949। इसमें संविधान का तृतीय वाचन यानी तीसरी बार संविधान को पढ़ा गया। क्लियर। नेक्स्ट, और यहाँ पर ये बात और ध्यान रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 की अगर हम बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप ये भी नोट करेंगे कि इसमें से जब 14 से 26 नवंबर तक का 1949 का 11वां सेशन चला था ना, तो 26 नवंबर को ही संविधान का कुछ भाग लागू कर दिया गया था। और संपूर्ण संविधान के बारे में तो आप जानते ही हैं 26 जनवरी 1950, लेकिन संविधान का कुछ भाग कब से लागू हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 15 आर्टिकल्सों को लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 12वां सत्र, लास्ट सत्र जो हुआ वो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। इसमें क्या हुआ, देखिए 24 जनवरी 1950 इसमें क्या हुआ, इसमें मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ क्योंकि फ्रेम में नहीं आ रहा होगा। तो 12वें सत्र के बारे में यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, 12वां सत्र के बारे में जो कार्य हुआ था वो क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ पर नीचे नहीं आ रहा है, ये लास्ट सेशन है, लास्ट सत्र है, इस वजह से 12वां सत्र की डेट यहाँ लिखी हुई है 24 जनवरी 1950। इसमें क्या हुआ, संविधान पर हस्ताक्षर, संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संविधान पर हस्ताक्षर जो किए गए कितने सदस्यों के द्वारा, तो संविधान पर जो हस्ताक्षर किए गए थे उसमें टोटल हस्ताक्षर 284 सदस्यों के द्वारा किए गए थे। लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है कि संविधान पर सर्वप्रथम सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो किसने किए थे। आपके पास 15 सेकंड का समय, मेरे बताने से पहले आप इसके लिए कमेंट कर दीजिए कि संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर जो है वो किसने किए थे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा।
आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए जब तक कि संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे। बहुत बच्चों के माइंड में एक बात क्लिक कर रही होगी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेकिन नहीं, बेहद इंपॉर्टेंट। संविधान पर सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे बलवंत राय मेहता ने। सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले संविधान पर कौन व्यक्ति थे? तो बलवंत राय मेहता। कभी भूल करके मत कर देना कि अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए होंगे, लेकिन नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। क्लियर? तो ये महत्वपूर्ण सेशन थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लिया होगा। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, मैं रफ करता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक की क्लास कैसी लगी, समझ में आई? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा मिलान कर देता हूँ, आपको कुछ और लग रहा होगा। चलिए, ऊपर नीचे मत कर लेना, ठीक है? और इसका तो लिखा हुआ है कहाँ? ऊपर। चलिए, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं फिर रफ करता हूँ, उसके बाद कुछ और बात करता हूँ आगे की। संविधान का निर्माण तो हो गया, लेकिन अब क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, लगभग सब जानते, लेकिन फिर भी लिखे दे रहा हूँ। संविधान के निर्माण में समय कितना लगा? तो ध्यान रखेंगे 2 years 11 months and 18 days। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, और लगभग 114 डेज में इसमें जो सेशन हुए वो 166 सेशन हुए, 166 सत्र हुए, और लगभग 70 देशों के संविधान को पढ़ा गया, और जो जो महत्वपूर्ण बातें लगी उन 70 देशों के संविधान से उनको एडॉप्ट करके अपने भारतीय संविधान में रखा गया। और 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत हो गया, अर्थात पूरा बन करके तैयार हो गया। इसी बात के लिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं हम। लेकिन यहाँ से एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि 26 जनवरी को हम एक संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस 26 जनवरी को हम विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। विधि का मतलब कानून होता है, और विधि दिवस के रूप में जो हम मनाते थे ना, वो 2015 से पहले, और 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट हुआ है। अर्थात 2015 से पहले हम संविधान दिवस के रूप में नहीं, बल्कि किस दिवस के रूप में मनाते थे? विधि दिवस के रूप में मनाते थे। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। तो इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, इसी वजह से उसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को। यानी कहने का मतलब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, गणतंत्र का मतलब मैं आपको बता दूं, गणतंत्र का मतलब होता है अपने आप में, वास्तव में, कि जहाँ पर कोई भी आनुवंशिक पद न हो, कि जिस तरीके से बोल दिया जाता है कि भारत में कोई भी आनुवंशिक पद नहीं है, कि ऐसा है कि पिता मर जाएगा तो जॉब जो उसके बेटों को मिलेगी, ऐसा कुछ भी
हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं है और इसी को रिपब्लिक बोला जाता है, गणतंत्र बोला जाता है। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हुआ था, ये बात मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। और पूर्ण स्वराज दिवस का मतलब क्या होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जो पिछली क्लासों में डिस्कस कर भी चुका हूँ। पूर्ण स्वराज दिवस का मतलब होता है अपना ही शासन, अपना ही रूल, उसी को पूर्ण स्वराज बोला जाता है। तो सेल्फ रूल को ही पूर्ण स्वराज बोला जाता है। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनाया था। इसी वजह से तभी घोषणा कर दी गई थी कि भारतीय संविधान को जो लागू किया जाएगा वो 26 जनवरी को लागू किया जाएगा। और इसके बाद में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत के अंतर से उपाधियों का अंत कर दिया गया और अंतिम गवर्नर जनरल जो भारत के हुए सी राजगोपालाचारी, उनको हटा दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए ही कौन, सी राजगोपालाचारी। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आगे की क्लास या यहाँ से आगे का कंटेंट जो वो आपको अगली क्लास में मिलेगा। और अगली क्लास में जो हम कवर करेंगे वो कवर ही क्या करेंगे, जो हमारे विदेशी स्रोत हैं जिनसे भारत के संविधान को लिया गया है, किस देश से किस चीज़ को उठाया गया है, उन बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो फॉरेन सोर्सेज जो होंगे जिनसे भारतीय संविधान को बना करके तैयार किए गए अलग अलग देशों के संविधान से अलग अलग कानूनों को उठाया गया है, वो अगली क्लास में आपको मिलेगा। आज की क्लास को यहीं पर ब्रेक करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। और वीडियो को शेयर करते रहिए। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं PCS लेवल को लेकर के आपकी इस इंडियन पॉलिटी को चल रहा हूँ। किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मास्क का यूज कीजिए और अपनी आवश्यक चीज़ जो प्राथमिक चीज़ें हैं उनकी ही खरीदारी बाज़ार से कीजिए, जिनके बिना आप रह नहीं सकते हो। बेफालतू की चीज़ों में, भीड़ भाड़ में मत जाइए, भीड़ भाड़ के इलाकों में मत घूमने की कोशिश कीजिए। अपनी सुरक्षा अपने ही हाथों में। जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश तक जो डॉक्टरी के मायने में अगर देखे जाते हैं तो विश्व में पहले नंबर पर अपना स्थान रखते हैं, वो तक घुटने टेक गए। तो भारत की तो चलती क्या है, भारत में कोरोना के केस लगभग 15,000 पर डे के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो मेरा भी आपसे यही कहना है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जो प्राथमिक चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते हैं, केवल उन्हीं की खरीदारी बाज़ार से कीजिए। सैनिटाइज कीजिए अपने आप को, लगातार सावधानी बरतते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स।